हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने यूनिट फर्स्ट के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। तो देखिए, चैप्टर नंबर 4 जो हमारा है वो है भारत में सामाजिक विविधता। जब आप लोगों को मैंने सिलेबस लिखाया था तो आप लोगों ने सिलेबस को अच्छे से देख ही लिया होगा। इसमें 3 चैप्टर और बचे हैं। यही यूनिट सबसे बड़ी यूनिट है। अगर ये यूनिट पूरी हो जाती है तो उसके बाद सारी यूनिट होने में मुश्किल से 7 से 8 दिन लगेंगे और आपकी ये बुक मैं ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद में हम लोग साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले दी गई है भारत में सामाजिक विविधता। अब हम सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जो समाज है इसमें भिन्न भिन्न जाति वर्गों और संप्रदायों के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर भारत में जो सामाजिक विविधता है वो बहुत तरीके की पाई जाती है, जिसमें हम लोग किन किन मुद्दों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग भारत में सामाजिक विविधता की बात आती है तो आपके जो सिलेबस में दिया गया है वो सबसे पहले बात की गई है वैयक्तिक विविधता के बारे में, कि समाज में किस तरीके के व्यक्ति रहते हैं, उनकी विविधता के बारे में बात की गई है। यानी सबसे पहले हम लोग जब भी समाज की विविधता में जाएंगे तो समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? व्यक्ति है। व्यक्ति के बाद में कौन सी इकाई आती है? उसके बाद में उसका क्षेत्र आता है। फिर क्षेत्र के बाद में क्या आता है? संपूर्ण समाज के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसी तरीके से सामाजिक विविधता में हम लोग सबसे पहले व्यक्तिक विविधता के बारे में देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे क्षेत्रीय विविधता के बारे में। उसके बाद में किसी समाज में कोई भी व्यक्ति है वो किस तरीके की भाषा बोलता है, क्षेत्र में उसकी भाषा डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं। संपूर्ण भारत में अलग अलग तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं, तो भाषागत विविधता के बारे में भी बात करेंगे। सबसे जो ज़्यादा विविधता देखी जाती है वो धार्मिक विविधता देखी जाती है, तो इस पर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जातिगत विविधता, जनजातीय व्यवस्था, लैंगिक व्यवस्था, इन सभी को अगर मिला ली जाए तो इन्हीं विविधताओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? सामाजिक विविधता कहलाता है। या समरी में मैं एक तरीके से बोलूं तो वैयक्तिक विविधता, क्षेत्रीय विविधता, भाषागत विविधता, धार्मिक विविधता, जातिगत विविधता, जनजातीय विविधता एवं लैंगिक विविधताओं का समावेशन ही भारत में सामाजिक विविधता कहलाता है। ठीक है, तो पहला तो हमारा ये टॉपिक हो गया भारत में सामाजिक विविधता के बारे में। सेकंड, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिक विविधता के बारे में। अब व्यक्तिक विविधताओं में क्या आ जाती हैं? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जातिगत विविधता। विभिन्न विभिन्न प्रकार की जातियां हमारे देश में पाई जाती हैं, तो व्यक्तियों में आपस में जातिगत विविधता भी पाई जाती है। लैंगिक विविधता जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, तो देखिए लैंगिक विविधता देखने वाली बात हो जाती है। समाज में हम लोग बात करते हैं लैंगिक विविधता के बारे में तो स्त्री एवं पुरुष के बारे में बात करते हैं। हमें सिर्फ स्त्री एवं पुरुष को ध्यान नहीं रखना चाहिए, समाज में और भी कई प्रकार के जेंडर हैं, लिंग हैं, जिनको हम लोग समाज में स्वीकृति नहीं प्रदान करते, लेकिन वो समाज का एक अभिन्न अंग है। तो हमारे देश में देखिए एक तरीके से लैंगिक विविधता भी पाई जाती है, यानी लिंग के आधार पर विविधता पाई जाती है, संस्कृति के आधार पर विविधता पाई जाती है, शारीरिक योग्यताओं के आधार पर विविधता पाई जाती है। कोई लोग बाहुबली होते हैं, कोई लोग छोटे होते हैं, तो मतलब कद काठी सही नहीं होती है तो उनमें विविधताएं पाई जाती हैं। आयु वर्ग में विविधता पाई जाती है। इस तरीके से व्यक्तिगत विविधता की अगर बात करें तो ये व्यक्ति के समस्त पक्षों को यानी संपूर्ण पक्षों को प्रभावित करता है। दूसरी हम लोग बात करते हैं क्षेत्रीय स्तर पर विविधता में क्या क्या पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो क्षेत्रीय स्तर पर विविधता की अगर हम लोग बात करें तो अगर देखिए हम लोग संपूर्ण भारत को तो 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो नॉर्थ में जाते हैं हम लोग तो माउंटेन रीजन पाया जाता है, यानी उत्तर का पर्वतीय भाग पाया जाता है। नीचे की तरफ जाएं हम लोग तो डेक्कन प्लेट्यू पाया जाता है, यानी दक्षिण का पठार पाया जाता है। उसके बाद में जब हम लोग बात करते हैं पश्चिम के बारे में तो पश्चिम में हम लोग देखते हैं पूरा डेजर्ट पाया जाता है, यानी राजस्थान का मरुस्थल पाया जाता है। मिड 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 इंडिया की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ पाई जाती हैं, तो गंगा सिंधु का मैदान पाया जाता है। और समुद्र के तटीय भाग में यानी कोस्टल प्लेन्स वगैरह में जो भी पाए जाते हैं उन्हें समुद्र का तटीय भाग कहते हैं। अब क्षेत्रों के आधार पर भी भारत में बहुत विविधता है। जो उत्तर का पर्वतीय भाग है वो वहाँ के लोग इतने ज़्यादा सक्रिय नहीं है एवं देश की राष्ट्रीय स्तर पर आय की बात हो या इसमें ज़्यादा योगदान नहीं निभा पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब विविधता है नहीं भारत में। वहाँ के लोगों का जीवन यापन, रहन सहन, खान पान अलग अलग है। दक्षिण के पठार के जो लोग रहते हैं वहाँ के लोगों का खान पान अलग है। राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश है, वहाँ पे आप देखिए घरों में विविधता पाई जाती है, पहनावे में विविधता पाई जाती है, पगड़ी लोग पहनते हैं। गंगा सिंधु का मैदान देखिए तो यहाँ पर पैदावार ज़्यादा होती है, तो लोगों का रहन सहन व्यवस्थाएं सब अलग तरीके की हों। समुद्र तटीय भागों के लोगों की पहनावा, रहन सहन व्यवस्था, उनका खान पान पूरी तरीके से अलग है। तो देखिए जब क्षेत्रीय स्तर पर विविधता की बात करेंगे तो इतनी बात करेंगे। देखिए ये वीडियो ऐसा नहीं है आप लोग कहें इसमें क्या खास है, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। पूरी किताब को पढ़ना पड़ता है, एक एक लाइन को उसको पढ़ना पड़ता है,
और उसके अंदर से जो आपके काम की चीज़ें हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको निकाल करके आपके सामने रखना पड़ता है। तो आप लोग ये ना समझिएगा अरे ये क्या है, ये तो हम पढ़ लेंगे। जब आप किताब में पढ़ने बैठेंगे ना तो आपको इस तरीके से क्षेत्रीय स्तर पर विविधताओं में इस तरीके से नहीं दिया जाएगा। वहाँ पे पूरा आपको 2 से 3 पेज दिए जाएंगे। अब आप उन 2 से 3 पेजों में निकाल करके देखिए कि आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ी मेहनत लगती है। तो कम से कम अगर लाइक ना किया कीजिए तो डिसलाइक भी वीडियो को ना किया कीजिए। ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं भाषागत विविधता के आधार पर। जब 1991 में सबसे पहले जनगणना हुई तो भारत में जो टोटल भाषाएं बताई गई थी वो 1652 भाषाएं बताई गई थी। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुए थे वो डिस्क्रिप्टिव नहीं हुए थे, वो ऑब्जेक्टिव हुए थे। तो उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1991 की जनगणना के आधार पर भारत में कितनी भाषाओं के बारे में बताया गया था। तो वहाँ पर ऑप्शन 1654, 1652, 1658 दिया गया था। तो याद रखिएगा कि 1652 भाषाओं के बारे में बात की गई थी। भाषागत विविधता में आपको जो भी लिखना लिखिए, लेकिन अगर ये फैक्ट चीज़ें कुछ बीच में आप लोग डाल देंगे ब्लैक पेन से तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। तो भाषागत विविधता की बात करें तो 1991 की जनगणना के आधार पर भारत में 1652 भाषाओं के बारे में बात कही गई है। वर्तमान भारत में जो है वो 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता प्राप्त की गई है। 5 हमारी उपभाषाएं हैं जिसमें यूरोपीय हिंदी मतलब वो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और साथ ही साथ में वो वाली भाषाएं आ जाती हैं। भाषाएं आ जाती हैं। साथ ही साथ में इनके अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी की बात करें तो उसके अंदर 5 बोलियां आ जाती हैं, जैसे कन्नौजी है, ब्रज है, बुंदेली है। ठीक है। और उसके बाद में पूर्वी हिंदी की बात करें तो उसके अंदर अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आ जाती है, मेवाती, मालवी, गुजराती, जयपुरी, ये वाली जो भाषाएं हैं ये सब राजस्थान के अंदर आ जाती है। तो इस तरीके से भाषागत विविधता को देखिए तो देश में बड़े स्तर में बोले जाने वाली को बोलते हैं भाषा। उसके बाद में देश को अगर छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाए या 4 या 5 भागों में बांट दिया जाए तो उनके अंदर आती हैं भाषाएं, उपभाषाएं। और उपभाषाओं के अंदर भी छोटी छोटी कितनी बोली जाती हैं उन्हें हम लोग बोलियां कहते हैं, यानी डायलेक्ट बोलते हैं उनको हम लोग। ठीक है। इरावती कर्वे जो थी एक फिलोसफर, उन्होंने भारतीय समाज को 3 भाषाई परिवारों में बांट दिया। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडो यूरोपीय भाषाई परिवार। यूरोप से आने वाले लोगों ने सबसे ज़्यादा बंगाल की तरफ शासन किया, आप सभी लोग जानते हैं। सूरत की तरफ शासन किया और संपूर्ण उत्तरी भारत में एक तरीके से शासन किया। तो जो उत्तरी भारत के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे अवध प्रांत हो यानी हमारा उत्तर प्रदेश देख लें, तो इन सब जगहों पर जो भाषाएं बोली जाती हैं उन्हें इंडो यूरोपीय भाषाई परिवार कहते हैं। द्रविड़ भाषाई परिवार की बात कहें तो द्रविड़ भाषाई परिवार के अंतर्गत हमारा जो डेक्कन प्लेटियो वाला हिस्सा आता है, यानी नीचे के राज्य आते हैं जिनमें हमारा कर्नाटका आ जाता है, तमिलनाडु आ जाता है। तो वहाँ की भाषाएं जैसे हम लोग को कहें कि मलयालम भाषा हो गई, कन्नड़ भाषा हो गई, तेलुगु भाषा हो गई, तो ये सारी भाषाएं जो हैं वो द्रविड़ भाषाई परिवार के अंतर्गत आ जाती हैं। ऑस्ट्रो एशियाई भाषाई परिवार, ऑस्ट्रो एशियाई के अंतर्गत म्यांमार की सीमा से लगे हुए जितने भी भारत के राज्य हैं उनके बारे में बात की जा रही है। वहाँ की जो भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाई भाषाई है। ठीक है। अब ऑस्ट्रो एशियाई के अंतर्गत कौन कौन सी आ जाती हैं तो देखिए जुआंग है, भूमिया है, संथाली है, खासी है। अब देखिए गारो खासी जयंतिया भाषा मतलब चोटियाँ भी हैं और वहाँ पर रहने वाले समाज की ये भाषाएं भी हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ये ऑस्ट्रो एशियाई भाषा के अंतर्गत आप लोग ऊपर ये इनकी तो लिख भी लेंगे लेकिन इनकी भाषाएं आपको नहीं मिलती है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं, जब आप लिखें तो आप अपना लेख जो है वो और अधिक वहाँ पर निखार सकें, इस वजह से ये लिख दिया। जातिगत विभिन्नता की बात करें तो जातिगत विभिन्नताओं में पुराने समय में जो था समाज वो 3 ही भागों में डिवाइड था। 3 भागों में, जैसे एक प्रतिष्ठित समाज होता था, फिर एक मध्यम वर्गीय समाज होता था और एक निम्न स्तरीय समाज था। उसके बाद में समय बदला, जिस तरीके से वैदिक युग आ गया, वैदिक युग में भाषा जो जाति थी उनको 4 भागों में बांट दिया गया, जिसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में इसको बांट दिया गया। तो इस तरीके से हमारे देश में जातिगत विविधता भी पाई गई, यानी विभिन्नता भी पाई गई। और वर्तमान समय में एक तरीके से देखो तो मुझे लगता है कि यही वाली जो मतलब शासन प्रणाली है ये फिर से वापस आ गई है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिष्ठित समाज के लोगों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, मध्यम वर्गीय को कम दिया जाता है एवं निम्न स्तरीय समाज वाले को कम महत्व दिया जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग धार्मिक विविधता की अगर हम लोग बात करें तो देखिए धार्मिक विविधता के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि धर्म के आधार पर लोगों को कितने भागों में बांटा गया है। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, अन्य धर्म जो है वो हमारे देश में मतलब निवास करते हैं। ये हमारे लिए एक तरीके से कहिए तो बहुत गौरव की बात है
कि इतने धर्म होने के बाद में, इतनी धार्मिक विभिन्नता होने के बाद में फिर भी हम लोग एक यूनिटी की तरीके से रहते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत ही गौरवशाली बात है। तो धार्मिक विविधता में जब हम लोग लिखना शुरू करेंगे तो लिखेंगे हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, अन्य धर्मों के लोग निवास करते हैं। इस प्रकार हमारे देश में विभिन्न विभिन्नताएं देखी जा सकती हैं, वो आप लोग लिख लीजिएगा। तो हिंदू धर्म की अगर बात करें तो पुराने समय में हिंदू धर्म जो है उसको 3 संप्रदायों में बांटा गया था। सबसे पहला वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय जो थे उनके अंतर्गत जो है मोक्ष प्राप्त करना जो है वो परम उद्देश्य बताया गया था, और मोक्ष प्राप्त करने के 3 ही मार्ग बताए गए थे। सबसे पहले कर्म करो, कर्म भक्ति, कर्म के बारे में कहा गया था। उसके बाद में ज्ञान के बारे में कहा गया था, ज्ञान अर्जन करो, और ईश्वर की भक्ति करो। इसके बारे में यहाँ पर 3 बातें कही गई थी। तो वैष्णव संप्रदाय जो था वो 3 मोक्ष के मार्गों पर जोर देता था। शैव संप्रदाय बात करें तो ये शिव को ही परमात्मा मानते थे, एवं समस्त सृष्टि का जनक जो है वो शिव को ही मानते थे, शिव भगवान को मानते थे। शाक्य संप्रदाय की बात करें तो जो ये शाक्य संप्रदाय था ये मातृ देवी की पूजा का पर ज़्यादा जोर देता था। ये कहते थे संसार का जो उद्गम हुआ है वो मातृ शक्ति से ही हुआ है, अर्थात मनुष्य का जन्म जो है वो माता से हुआ है, अर्थात समाज की समस्त शक्तियां जो हैं वो मातृ यानी माता में ही विद्यमान है। इस वजह से हमें मातृ देवी की पूजा करनी चाहिए। मुस्लिम समाज की बात करें तो मुस्लिम समाज जो है वो 2 संप्रदायों में बटा हुआ है, एक शिया संप्रदाय है और एक सुन्नी संप्रदाय है। इसी तरीके से ईसाई संप्रदाय की बात करें तो ईसाई संप्रदाय भी जो 2 भागों में बटा हुआ। देखिए ये तो केवल धर्म थे, अब सोचिए धर्म के अंदर भी संप्रदाय हैं तो विविधताओं में भी विविधता पाई जाती है। और ईसाई के अंदर भी कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेड जो हैं ये 2 संप्रदाय पाए जाते हैं। सिख संघ की बात करें तो यहाँ पर जो थे वो किसी तरीके के संप्रदाय नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होते थे, गुरु होते थे, और गुरु के द्वारा कही गई बात को ही यहाँ पर परमात्मा की बात माना जाता था। तो इनके पहले गुरु जो थे वो गुरु नानक देव थे, और अंतिम गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। इसके बाद में इस गुरु पद का जो था वो दुरुपयोग होने लगा था, एवं वंशानुगत इसका क्रम होने लगा था। इस वजह से गुरु गोविंद सिंह जी जो थे, जो अंतिम गुरु थे, इन्होंने क्या किया, एक पुस्तक को ही गुरु मान करके रख दिया। इस तरीके से पुस्तक का कभी छेड़ी ही नहीं हुई पुस्तक, और इस प्रकार से वही सर्वज्ञाता और सर्व गुरु के रूप में आज भी विद्यमान है। बौद्ध संप्रदाय की बात करें तो बौद्ध संप्रदाय जो था वो 2 भागों में बटा हुआ था, हीनयान एवं महायान। साथ ही साथ में बौद्ध संप्रदाय जो था ये अनात्मवाद यानी क्षणिकवाद पर बहुत ज्यादा जोर देता था। अब ये क्या था, अनात्मवाद या क्षणिकवाद। तो ये लोग कहते थे अनआत्म, मतलब अन माने नहीं, आत्मा माने आत्मा, आत्मा नहीं होती है, ये कहते थे। इनका कहने का मतलब था जब हम लोग इस मान्यता को मानते हैं कि समाज में कोई भी चीज जो है वो स्थायी नहीं है, तो हम लोग ऐसा कैसे मान सकते हैं कि इंसान की आत्मा जो होती है वो कभी नहीं मरती है। इस प्रकार इन्होंने कहा था कि आत्मा जो है वो नहीं होती है, और जो मनुष्य का शरीर जिस प्रकार से क्षणभंगुर होता है इसी तरीके से आत्मा भी क्षणभंगुर होती है, और इन्होंने आत्मा को नहीं माना और इसे ही क्षणिकवाद नाम इन्होंने दिया था। तो इस तरीके से बौद्धिक संप्रदाय में भी हीनयान महायान 2 हुए, और इन्होंने अनात्मवाद या क्षणिकवाद पर भी जोर दिया। जैन धर्म की बात माने तो जैन में कहते हैं कि जिन के उपदेशों को जो भी मानने वाले होते हैं उन्हें जैन कहते हैं। जैन धर्म में भी 2 प्रकार के संप्रदाय आते हैं, एक श्वेतांबर आता है और एक दिगंबर आता है। जनजातीय विविधता की हम लोग बात करें तो जनजातीय विविधता में बात करें तो आधुनिकता विचारधारा से, मतलब मैंने कहा आधुनिक समाज जो है, आधुनिक विचारधाराएं जो हैं इनसे दूर रहकर जो लोग निवास करते हैं, यानी हमारे जो कहिए जो दैनिक जीवन से जो लोग नहीं जुड़े हैं, या जो लोग एक तरीके से समझिए तो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, वो बहुत दूर हैं इन चीज़ों से, शिक्षा से दूर हैं, समाज से दूर हैं, संस्कृतियों से दूर हैं। तो ऐसे लोगों को जो कि सामाजिक समूह से यानी आधुनिक विचारधारा से दूर हैं, इन्हें जनजातीय रूप में माना जाता है या डिफाइन किया जाता है। जनजातीय क्षेत्रों में सबसे पहले बात करें, हिमालय के क्षेत्र में 11.35% जो है जनसंख्या निवास करती है। मध्य भारत की बात करें, जहां उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा 56.88% जो जनजाति है वो यहीं पे निवास करती हैं। यहाँ पर बात करें तो तराई मैदान में थारू, बुक्सा, ठीक है, संथाल, ये सारी जितनी भी जनजातियां हैं ये यहीं मध्य भारत में निवास करती हैं। पश्चिम भारत की बात अगर हम लोग करते हैं तो 24.86% यहाँ पे जनजातियां निवास करती हैं, और साथ ही दक्षिण भारत के क्षेत्र में जहाँ पर 6.25 to 1% जो है ये जनजातियां निवास करती हैं। कुछ जनजातियों के नाम अगर आपको वहाँ पे उदाहरण के तौर पे लिखने हो तो संथाल दे दीजिएगा, गारो, थारू, खासी, नागा, खेवर,
तो खोंड और इस तरीके से जितनी भी आती हैं, बुक्सा है, इन सब का नाम आप लोग वहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार समाज में, भारतीय समाज में जो है वो विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। वहाँ पर लॉन्ग में ऐसा क्वेश्चन बनता है, वो सीधा लॉन्ग में एक क्वेश्चन लिख देंगे कि भारत में उपस्थित सामाजिक विभिन्नताओं के बारे में अपना व्यक्त कीजिए या संक्षेप में लिखिए। तो आप लोगों को अगर इतने पॉइंट आप लोग याद रखेंगे तो आराम से लिख सकेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।